देखिए आप व्यू के क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.2 का ये है क्वेश्चन। यदि a बराबर एक आव्यूह लिखा है जिसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट है 0 और -tan α/2 और सेकंड रो के एलिमेंट है tan α और tan α/2 और 0, तो आपको सिद्ध करना है कि i + a = i - a इंटू एक मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है cos α - sin α और सेकंड रो के एलिमेंट है sin α और cos α। यहाँ पर i क्या है? i है तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का होगा? जिस ऑर्डर का a होगा उसी ऑर्डर का i होगा। a का ऑर्डर अगर 2 × 2 है तो i का ऑर्डर भी क्या लेना पड़ेगा आपको? 2 × 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या है कि बड़ी साइड जो है वो RHS है, ठीक है ना। तो आप राइट हैंड साइड निकालिए पहले। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है i - a इंटू cos α - sin α और sin α और cos α, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखिए i क्या है? i है इकाई आव्यूह। आप जानते हैं यहाँ पर वेयर i = क्या होगा? i एक इकाई आव्यूह है और 2 × 2 क्रम का होगा तो 1 0 0 1, ठीक है ना। i क्या होगा? 2 × 2 क्रम का एक इकाई आव्यूह होगा। तो बताओ i - a क्या होगा? i - a, i - a का मतलब है, पहले i लिखिए। i क्या है? 1 0 0 1 और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इसमें से a आव्यूह सब्ट्रैक्ट करना है जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है 0 और -tan α/2 और सेकंड रो के एलिमेंट है tan α/2 और 0। तो घटाने का क्या नियम है कि संगत अवयव घटेंगे, तो संगत अवयव घटा दीजिए। तो ये बनेगा आपका 1 - 0 0 - tan α/2 यानी प्लस के tan α/2 हो जाएगा कि नहीं, और 0 - tan α/2 यानी यहाँ पर क्या आएगा? माइनस के tan α/2 और 1 - 0 यानी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए i - a की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई। अब ये i - a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अगर आप i - a की वैल्यू यहाँ रखते हो तो i - a कितना आया आपका? 1, ठीक है, tan α/2 और माइनस के tan α/2 और इंटू यहाँ पर लिखेंगे आप 1, ठीक है। और ये आपका एडिटिव, ये आव्यूह क्या था आपका? cos α - sin α, फर्स्ट रो के एलिमेंट, और सेकंड रो के एलिमेंट है sin α और cos α। अब देखिए दो आव्यूहों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहला कॉलम ले लीजिए, हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई cos α में करोगे तो आएगा cos α और प्लस tan α/2 की sin α में करोगे तो आएगा tan α/2 इंटू sin α, ठीक है। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसी कॉलम में करिए तो माइनस के tan α/2 प्लस माइनस के tan α/2 इंटू cos α और प्लस 1 इंटू sin α, ठीक है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई भी इस कॉलम में करी और सेकंड रो की मल्टीप्लाई भी इस कॉलम में करी। आपका पहला कॉलम बन के तैयार। अब देखिए दूसरा कॉलम ले लीजिए और फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए तो ये आएगा आपका माइनस के sin α और प्लस tan α/2 इंटू cos α, ठीक है। और सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस के tan α/2 इंटू sin α और प्लस cos α, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन की शुरुआत है, यहां से यानी यहां पर मेन बात है कि अब आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है सोल्व करने के लिए?
कोस अल्फा की वैल्यू भी tan के टर्म्स में रखनी पड़ेगी और साइन अल्फा की वैल्यू भी tan के टर्म्स में रखनी पड़ेगी। तो कोस अल्फा का सूत्र आपने पढ़ा है tan के पदों में। क्या सूत्र है कोस अल्फा का tan के पदों में? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये है कोस अल्फा का सूत्र किसके पदों में? tan के पदों में। और प्लस tan अल्फा बाई 2 एज इट इज। अब क्या लिखना है? अब लिखना है साइन अल्फा का सूत्र tan के पदों में। तो साइन अल्फा का सूत्र क्या होगा बताइए? 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना? ये सूत्र लिखोगे तभी आपका आंसर tan की टर्म्स में आएगा। अब देखिए माइनस के tan अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा का फॉर्मूला बोलिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा का फॉर्मूला खोलिए 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर भी इसी प्रकार से फॉर्मूले ओपन करिए। साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस tan अल्फा इंटू, अब cos अल्फा का फॉर्मूला खोलना है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है? अब यहाँ पर भी tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा का फॉर्मूला होगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस cos अल्फा का फॉर्मूला होगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि आपको साइन अल्फा और cos अल्फा के सूत्र खोलने पड़ेंगे tan के पदों में। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको केवल सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे तो कैसे देखना जरा क्या आएगा। इसका एलसीएम आ गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना? ऊपर वाले का जो एलसीएम आया कितना आया बताओ? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना? और यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा और अपॉन में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। तो यहाँ केवल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सोल्व करिए इसे तो क्या आएगा? केवल 1 आएगा। अब अपॉन में देखिए, अगर इसे सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से। ठीक है? और नीचे क्या आएगा? एलसीएम आएगा। देखिए अगर आप tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लें ऊपर से, है ना, और नीचे से भी कॉमन ले लें 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो देखना जरा क्या बचेगा। देखिए tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया ऊपर से और अपॉन में से कॉमन ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। इधर से स्टार्ट करिए, प्लस का 2 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये बचेगा -1 और प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना? ये माइनस साइन अंदर जाएगा कि नहीं? -1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो कितना बचा ये? 2 माइनस 1 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा और यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 था। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ केवल क्या बचेगा? tan अल्फा बाई 2। अब देखिए इधर की कैलकुलेशन, यहाँ पर क्या है, कैसे सोल्व करेंगे? आपने एलसीएम लिया, यहाँ पर था tan अल्फा बाई 2। ठीक है ना? यहाँ पर क्या था? tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए एलसीएम लिया आपने 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना, और ऊपर से कॉमन ले लीजिए, tan अल्फा बाई 2। तो कितना बचेगा? tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कॉमन लीजिए। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है? यहाँ पर क्या बचेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पर क्या बचेगा? +2 नहीं -2 बचेगा।
ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करिए, बोलिए। इसमें आपने एलसीएम ले लिया 1 + tan² α/2, तो क्या होगा tan α/2 इंटू 2 tan α/2, तो कितना बचेगा 2 tan² α/2 और प्लस 1 - tan² α/2, ये अवयव है। अब इसे सॉल्व करिए, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पर क्या बचा था 1, ठीक है, और यहाँ पर ये बचेगा आपका -1 - tan² α/2, क्या बनेगा -1 - tan² α/2। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 + tan² α/2, और अपॉन में भी 1 + tan² α/2 है, तो 1 + tan² α/2 से 1 + tan² α/2 कैंसिल, यानी यहाँ बचेगा केवल -tan α/2। कैलकुलेशन करिए, यहाँ -1 - tan² α/2 और माइनस कॉमन लोगे तो 1 + tan² α/2 से 1 + tan² α/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा केवल -tan α/2। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या बचा हुआ है, tan² α/2 + 1 बचेगा, ये है ना, और यहाँ पर भी यही था, तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 1, और यहाँ क्या बच रहा था tan α/2, ठीक है ना। तो आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी आ गई ये वाला। अब देखिए i+a क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी i+a, i का मतलब है इकाई आव्यूह। अगर आप इकाई आव्यूह में a आव्यूह जोड़ते हो तो यही तो आएगा, यानी ये कौन है बताओ i+a है। अगर आप इकाई आव्यूह में दिया गया आव्यूह जोड़ते हो तो यही तो आंसर आएगा। तो ये किसके बराबर आ गया आपका LHS के बराबर आ गया, तो ठीक है, सिद्ध हो चुका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिखा रहा हूं, एक्सरसाइज 3.2 का। ये क्या है प्रश्न कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, ठीक है। कोई व्यापार संघ है, उसके पास कितने रुपए दिए हुए हैं, कितने रुपए का कोष है 30,000 रुपए का कोष है, जिसे उसे 2 अलग अलग प्रकार के बॉन्डों में, है ना, निवेश करना है। पहले बॉन्ड पर 5% वार्षिक का ब्याज है और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक का ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह के गुणनफल के प्रयोग द्वारा ये ज्ञात करना है कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, यानी कौन से बॉन्ड में कितने रुपए लगाए जाएं, है ना, कि व्यापार संघ को जो कुल वार्षिक ब्याज है वो 1800 रुपए मिले, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास टोटल जो रुपए हैं कितने हैं, यहाँ पे लिख दीजिए आप, कुल रुपए कितने हैं, कुल कोष कितना है, कितना है कुल कोष 30,000 रुपए, ठीक है। तो अगर 2 बॉन्ड में ये खर्च करने हैं, तो अगर पहले बॉन्ड में कितना निवेश करें, तो यहाँ लिख लीजिए माना प्रथम बॉन्ड में निवेश, माना प्रथम बॉन्ड में निवेश कितना कर दें, मान लीजिए पहले बॉन्ड में निवेश कर दो x रुपए, तो दूसरे बॉन्ड में कितना निवेश करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, टोटल कितने रुपए थे हमारे पास 30,000 रुपए, और अगर पहले बॉन्ड में x निवेश करेंगे तो दूसरे बॉन्ड के लिए कितने रुपए बचेंगे हमारे पास 30,000 माइनस x, तो दूसरे बॉन्ड में लगाने के लिए मेरे पास कितने रुपए हैं 30,000 माइनस x रुपए। अब देखिए ब्याज दे रखा है, पहले बॉन्ड पर 5% का वार्षिक ब्याज है और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक का ब्याज है, ठीक है। तो एक तरफ तो क्या लिखेंगे कि कितना कितना निवेश कर रहे हैं, तो पहली बार क्या लिखेंगे आप, ये लिखोगे कितना निवेश कर रहे हो, तो पहले बॉन्ड में कितना निवेश किया आपने x, और दूसरे बॉन्ड में कितना निवेश किया 30,000 माइनस x। तो जो हमने निवेश किया अगर मैं उसे पंक्ति आव्यूह के पदों में लिख लूं, ये तो हुआ निवेश, और जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, पहले बॉन्ड पर कितने 5%, तो यानी यहाँ लिख लीजिए 5/100, और दूसरे बॉन्ड पर कितना मिलता है 7%, यानी 7/100। तो मुझे क्या करना पड़ेगा
कि जो निवेश है उसे तो पंक्ति आव्यूह के रूप में लिखेंगे और जो परसेंटेज है उसे स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो जो गुणनफल मिलेगा, वो जो गुणनफल मिलेगा वही हमारा क्या होगा, वार्षिक। अब देखिए, अगर मैं जो निवेश हुआ उस निवेश को पंक्ति आव्यूह के रूप में लिखूं और जो ब्याज की प्रतिशत है, पहले निवेश पर 5% और दूसरे निवेश पर 7%, उसे स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखूं तो इनका जो गुणनफल होगा उसी से हमें क्या प्राप्त होगा, वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई का क्या नियम है, अगर पहला आव्यूह है उसके स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या समान हो तो गुणनफल पॉसिबल होगा। यानी इसके भी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो गुणनफल पॉसिबल होगा कि नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का क्या नियम है, पहली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए तो ये आएगा आपका x × 5/100 प्लस 30,000 माइनस x और इंटू 7/100, ये तो आएगा ना मल्टीप्लाई करके। और इधर क्या था बताओ, 1800, इधर था 1800, तो ये क्या बन गया आपका। अब देखिए अगर कोई सिंगल एलिमेंट है ना, जैसे 1800 है तो 1800 को आप आव्यूह के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या होगा, ये इसके बराबर होगा कि नहीं। तो एलसीएम ले लीजिए, आपका 100 एलसीएम आ गया तो ये बना आपका 5x प्लस 210, 30 की गुना 7 में करोगे तो 210 और 3 जीरो और लगेगी और माइनस 7x और इज इक्वल टू अपॉन में कितना था बताओ, 100 एलसीएम आया था आपका। और ये बराबर किसके हो गया बताओ, 1800 के हो गया कि नहीं। ठीक है। अब 5x माइनस 7x कितना बनेगा, माइनस के 2x और प्लस के 210,000 इज इक्वल टू 1800,000। ठीक है। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x तो इधर तो ले जाइए और ये इधर ले जाइए, तो कितना आएगा बताओ, ये बनेगा आपका 0 0 0 और 0 और ये बनेगा आपका t, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15,000। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15,000। तो पहले बॉन्ड में निवेश कितने हुए, 15,000 रुपए, और दूसरे बॉन्ड में भी निवेश कितने होंगे बताओ, 15,000 रुपए। यानी दोनों बॉन्ड में 15,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखिए आपको परिवर्ताव्यूह किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, परिवर्ताव्यूह कौन सा आव्यूह होता है। सुनिए, मान लीजिए ए कोई आव्यूह है, ठीक है, ए आव्यूह है और उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है ए बी सी और सेकंड रो के एलिमेंट है डी ई एफ। ठीक है। अब मान लीजिए इस आव्यूह का आपको परिवर्ताव्यूह लिखना है, तो परिवर्ताव्यूह कैसे मिलता है, परिवर्ताव्यूह मिलता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से। ठीक है। तो यानी ए डैश कैसे मिलेगा आपको, ए का जो परिवर्ताव्यूह होगा उसे डिनोट करेंगे आप ए डैश से। ए डैश क्या है बताओ, ए डैश है ट्रांसपोज ऑफ ए। ए डैश क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे आप ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और ए टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। और ये कैसे मिलता है, ये मिलता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी फर्स्ट रो बन गया आपकी फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी डी ई एफ। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरे आव्यूह का नाम है
सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे बोलते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें a बराबर a डैश के हो उसे क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह बोलते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसा आव्यूह जिसमें कौन सी कंडीशन लागू हो? a बराबर a डैश रहे, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से कोई परिवर्तन ना हो, यानी a बराबर a डैश के रहे, उस आव्यूह का नाम क्या होगा? सममित आव्यूह होगा। अब विषम सममित आव्यूह कौन सा आव्यूह होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा आव्यूह होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें a बराबर माइनस a डैश के हो, जिसमें क्या हो? a बराबर माइनस a डैश। कौन सी कंडीशन फॉलो हो? a बराबर माइनस a डैश हो, ऐसे आव्यूह का नाम क्या होगा? विषम सममित आव्यूह होगा। अब देखिए, इन पर प्रश्न दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए ये एक आव्यूह है a, ठीक है, और आपको ये बताना है कि ये आव्यूह सममित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह है। कैसे पता करेंगे? तो क्या बताया था, अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? a डैश ज्ञात करेंगे। a डैश कैसे निकलेगा बताइए? a डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ a, और ट्रांसपोज ऑफ a कैसे मिलता है? पहली रो को पहले कॉलम में बदल दीजिए, पहले रो को पहले कॉलम में इंटरचेंज करेंगे कि नहीं, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, और जो तीसरी रो है उसे तीसरे कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। 5 1 3, पहले रो को पहले कॉलम में परस्पर बदल दिया, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में बदल दिया। अब जो ये a डैश बना, क्या ये वही का वही आव्यूह है? क्या कोई चेंज हुआ? जी नहीं। a डैश बराबर किसके है बताओ? a के है कि नहीं? जो दिया गया आव्यूह है वही a डैश है, तो यानी a डैश बराबर a के है। तो अगर a डैश बराबर a आ जाता है तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा आव्यूह है हमारा सममित आव्यूह है। तो देयरफॉर a इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है, a आव्यूह दे रखा है ये वाला। अब इसे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले a डैश ज्ञात करेंगे। a डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ a का परिवर्त आव्यूह। कैसे करते हैं? पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दीजिए, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, क्या ये वही आव्यूह है? जी नहीं, नेगेटिव का डिफरेंस आ चुका है। तो यानी अगर इस आव्यूह में से माइनस कॉमन ले लें, इस आव्यूह में से अगर क्या कॉमन ले लें? माइनस। तो माइनस कॉमन कैसे लिया जाएगा? हर एलिमेंट में से माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट को करनी पड़ती है, और कॉमन लेंगे तो भी हर एलिमेंट में से कॉमन लिया जाएगा। अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये बनेगा 0 1 -1 -1 0 +1 और 1 -1 और 0। अब देखिए, ये आव्यूह एज इट इज मिल गया कि नहीं? तो यानी ये किसके बराबर हो गया? -a के बराबर हो गया कि नहीं? तो a डैश बराबर चूंकि -a के आ चुका है, तो इसलिए ये कंडीशन किसकी है बताओ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। तो देयरफॉर a इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो इस तरीके से अगर a बराबर a डैश के आ जाता है तो ये सममित आव्यूह होगा, और a बराबर -a डैश के प्राप्त होता है तो ये a आव्यूह जो होगा हमारा ये विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए a और b दो आव्यूह दिए हुए हैं, और आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश प्लस b डैश। a प्लस बी का होल डैश बराबर किसके होगा? a डैश प्लस b डैश। ठीक है। तो कैसे इसे सिद्ध करेंगे? ये आपका 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो कैसे इसमें ज्ञात करेंगे
कि a प्लस बी का होल डैश a डैश प्लस b डैश के बराबर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, a प्लस बी। सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, a प्लस बी। और a प्लस बी दो अवयवों का योगफल कब ज्ञात करते हैं, जब दोनों के क्रम समान हो। तो ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसका मीनिंग है इनके जो जोड़ है वो संभव है। ठीक है, अब देखिए जोड़ कैसे करेंगे, संगत अवयव जोड़ेंगे। -1 में क्या जोड़ेंगे, -4, तो -1 में -4 जोड़ेंगे तो ये -5। 2 में क्या जोड़ेंगे, 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 में क्या जोड़ेंगे, -5, तो ये कितना आएगा, -2। ठीक है, अब 5 में क्या जोड़ेंगे, 1, क्योंकि 5 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 1 है, तो ये क्या आएगा आपका 6 आएगा। और 7 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 2 है, तो 7 + 2 9, 9 + 0 9। ठीक है, -2 + 1 कितना आएगा, -1, और 1 + 3 कितना आएगा, 4, और 1 + 1 कितना आएगा, 2। तो ये आया आपका a प्लस बी। दो अवयवों का योगफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल डैश कैसे ज्ञात करेंगे। जो ये अवयव आया है इसका डैश मीन्स इसका परिवर्त अवयव, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते थे, ये मैंने आपको बता दिया कि पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दीजिए। ठीक है, पहली रो पहले कॉलम में इंटरचेंज, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर दिए। तो अगर रो और कॉलम आपस में बदल दिए जाए तो वो परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाता है। तो ये बन गया आपका a प्लस बी का होल डैश। तो ये आपकी LHS की वैल्यू आ गई, इस पे नंबर 1 डाल दीजिए। अब RHS क्या थी बताइए, RHS क्या थी, a डैश प्लस b डैश। तो a डैश का मतलब है a का परिवर्त अवयव और b डैश का मतलब है b का परिवर्त अवयव। अब लिख लीजिए a का परिवर्त अवयव, पहली रो a के रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, -1 2 3, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 5 7 9, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में -2 1 1, और प्लस। अब बी डैश कैसे लिखेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दीजिए, -4 1 -5, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 1 2 और 0, अब तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 3 और 1। ठीक है, अब इन्हें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे कैसे बताओ, संगत अवयव ऐड कर दीजिए। तो -1 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, और 1 + 1 आएगा 2। तो बताइए ये आ गया आपके सेकंड। तो क्या LHS = RHS के आ गया कि नहीं, LHS = RHS के आ गया। तो a प्लस बी का होल डैश बराबर होगा a डैश प्लस b डैश। इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते थे कि a माइनस b का जो होल डैश होगा वो भी क्या होगा, a डैश माइनस b डैश के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये वाली बात सिद्ध करिए, क्या कि a b का होल डैश बराबर होगा b डैश a डैश। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए इसमें ये सेकंड क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है, क्या बताओ कि a b का होल डैश बराबर होगा b डैश a डैश। देखिए ये a डैश b डैश के बराबर नहीं होगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर a और b दो अवयव हैं तो a और b के गुणनफल का जो परिवर्त अवयव होगा वो किसके बराबर होगा, तो विपरीत क्रम के परिवर्त अवयवों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी a b का जो होल डैश होगा वो किसके बराबर होगा, b डैश a डैश के बराबर होगा। आप a डैश b डैश के बराबर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a b कैलकुलेट करेंगे, दो अवयव की गुणा करेंगे। तो पहले a अवयव उतारिए, -1 2 3,
5 7 9 -2 1 1। ये था आपका ए आव्यूह। अब बी आव्यूह लिखिए। बी आव्यूह क्या था? -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है। अब देखिए इन दो अवयवों का गुणा कैसे करेंगे। गुणा करने का नियम मैं बता चुका था आपको। कैसे करते हैं बताओ? इसका पहला कॉलम ले लीजिए और हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए। तो -1 की -4 में करिए तो कितना आ जाएगा बताओ? +4। और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? +2। और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा? 3। तो पहली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में हो चुकी। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए। तो 5 की मल्टीप्लाई -4 में -20 +7 और +9। ठीक है। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई करिए। यह आएगा +8 +1 और +1। तो हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर चुके तो इस कॉलम का काम खत्म और आपका भी पहला कॉलम बन के तैयार। अब क्या करेंगे आप? दूसरा कॉलम ले लेंगे और हर रो की मल्टीप्लाई इस दूसरे कॉलम में करेंगे। और कैसे करेंगे बताओ? -1 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा? -1 और +4 और +9। पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे से। इसी प्रकार से फिर मल्टीप्लाई करिए। 5 +14 और +27 है ना। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई करिए तो -2 +2 और +3। अब देखिए तीसरा कॉलम ले लीजिए और हर रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में करिए। तो क्या आएगा आपका? +5 +0 +3। और फिर सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करिए इसी कॉलम में। तो -25 +0 और +9। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई करिए तो यह आएगा आपका +10 और +0 और +1। तो क्या आ गया? फाइनली बोल दीजिए क्या आया? ये आया आपका 9 और -4 और 10। और यहाँ पर बने आपके 12 और ये बनेंगे 46। ठीक है। 19 + 27। अब ये बनेंगे आपके ओनली 3 और यहाँ पर आएगा 8 और -16 और +11। तो ये आ गया आपका AB। ये आया अभी तक दो अवयवों का गुणनफल, यानी ये कैलकुलेट कर लिया हमने AB। अब आपको ज्ञात क्या करना था? AB का होल डैश। तो जो AB आया उसका परिवर्त अवयव कैसे निकलेगा? पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दीजिए, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दीजिए। ठीक है। और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो ये आ गया आपका AB का होल डैश। LHS कैलकुलेट हो चुकी। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? RHS। और RHS क्या है? B डैश A डैश। ठीक है। तो B डैश A डैश कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। B डैश A डैश। अब पहले B डैश लिखिए। B डैश क्या है? B का परिवर्त अवयव। -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। अब A डैश लिखिए। A डैश मीन्स A का परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव क्या होता है कई बार बता चुका। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए। तो -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहला कॉलम ले लीजिए और हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। तो ये आएगा 4 +2 +3। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। -1 +4 और +9। ठीक है। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो ये आएगा 5 +0 और +3।
इस कॉलम का काम फिनिश और आपका भी पहला कॉलम बन के तैयार। अब दूसरा कॉलम ले लीजिए और हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए, तो ये कितना आएगा आपका माइनस के 20 प्लस के 7 और प्लस का 9। अब दूसरी कॉलम की दूसरी रो की मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा 5 प्लस 40 और प्लस 27। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा माइनस के 25 प्लस के 0 और प्लस के 9। अब देखिए तीसरा कॉलम लेंगे और हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 8 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 2 और प्लस 3। ठीक है, और फिर तीसरी रो की मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा प्लस 10 और प्लस 0 और प्लस 1। अब देखिए फाइनली क्या आया? ये आया 9 12 और 8 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 और ये क्या आएगा आपका 46 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 16। अब देखिए कितना आएगा ये 10 और ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 11। ये आई आपके B डैश A डैश। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट ए बी का जो होल डैश होगा वो किसके बराबर होगा? B डैश A डैश के बराबर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है।